हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम आज के लिए लाए आज का नया टॉपिक फाइनल अकाउंट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट होते क्या है, इन्हें कैसे बनाया जाता है और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं और ये किन संस्थाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो ये उन संस्थाओं के लिए बनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, या वे कंपनी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई ये व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो फिर बात आती है भाई ये व्यवसाय संस्थाओं द्वारा फाइनल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि व्यवसाय की स्थिति का संचालकों को पता चल सके और उसके शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को और बाहरी पक्षकारों को जो कंपनी के अंदर अपना हित रखते हैं उनको कंपनी की स्थिति का पता चल सके। तो फाइनल अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं। फिर बात आती है कि क्या व्यवसायिक संस्थाएं अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, पब्लिक वेलफेयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाती? जी ऐसा नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर कंपनी भी अपने फाइनल अकाउंट बनाती है। लेकिन ये जानेंगे सर्वप्रथम हम कि व्यवसायिक संस्थाएं अपने फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनाती है। तो हम जानेंगे पहले व्यवसायिक संस्थाएं अपने फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनाती है। तो पहले बनाती है वह फर्स्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सेकेंड आता है बैलेंस शीट, फिर आता है कैश फ्लो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अपना एक एडिशनल अकाउंट और बनाती होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवसायिक संस्थाएं अपने अंतिम खाते बनाती है। क्या पब्लिक वेलफेयर कंपनी अपने अंतिम खाते नहीं बनाती? तो ऐसा नहीं होता है, पब्लिक वेलफेयर कंपनी भी अपने अंतिम खाते बनाती है। तो जानेंगे वे अंतिम खाते वो कौन कौन से होते हैं, हम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हम इधर लिखेंगे पब्लिक वेलफेयर कंपनीज, ये अपने फाइनल अकाउंट द्विखाता पद्धति के अंतर्गत बनाती है। डबल अकाउंट सिस्टम में के अंतर्गत बनाती है। तो आज हमारे मेन टॉपिक का फोकस या टॉपिक का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा भाई पब्लिक वेलफेयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट किस प्रकार से बनाती है, हम किसके अंतर्गत बनाती है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो टॉपिक आते हैं। पहला आता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स और सेकंड आता है फाइनल अकाउंट। तो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, संपत्ति की पुनर्स्थापना, और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट। तो देखिए इसमें फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो इसमें चार प्रकार से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो देखेंगे भाई पब्लिक वेलफेयर कंपनी में फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला आता है भाई रेवेन्यू अकाउंट, इसे हिंदी में बोलते हैं आगम खाता। फिर दूसरा आता है नेट रेवेन्यू अकाउंट, शुद्ध आगम खाता। फिर तीसरा होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, प्राप्ति एवं व्यय, पूंजी खाते पर प्राप्ति एवं व्यय खाता। यह ऐसे लिख सकते हैं हम, प्राप्ति व व्यय पर पूंजी खाता। और फिर लास्ट आता है हमारा चौथा अकाउंट जनरल बैलेंस शीट, सामान्य चिट्ठा। तो ये वो चार अकाउंट है जो पब्लिक वेलफेयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट के रूप में बनाती है। तो हम सर्वप्रथम चलेंगे भाई रेवेन्यू अकाउंट पे। फर्स्ट अकाउंट पे चलेंगे हम रेवेन्यू अकाउंट। इसके अंदर पढ़ेंगे हम भाई रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है और इसके अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। तो इसमें इसका फॉर्मेट बनता है आई आकार में। तो पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे।
इसका फॉर्मेट बना लेंगे, या कि इसका फॉर्मेट एक तरफ पर्टिकुलर वो इधर अमाउंट, फिर इधर पर्टिकुलर इधर अमाउंट आ गया। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर व्यवसाय से मतलब व्यवसाय संचालन से संबंधित, भाई व्यवसाय है वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन से संबंधित इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। तो एक व्यवसाय के अंतर्गत ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है। तो जैसे कि मानो कोई एक कंपनी है, हमने मान लिया एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करिए, प्रोडक्शन करिए, वह इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही है, तो वह अपने उसमें कर्मचारी भी होंगे, वो अपने कर्मचारी को सैलरी एंड वेजेस देगी। उन प्रोडक्शन में मशीनों का उपयोग होता है, मशीनों के ऊपर मूल्यह्रास रहेगा, उसकी गिरावट होगी, तो मूल्यह्रास एक खर्चा है, वो भी खर्चा प्रोडक्शन से संबंधित होगा। डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देगी, उसके मैनेजर को सैलरी पेड करेगी। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम में वही प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन करिए इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम सेल्स ऑफ एनर्जी ऑफ पावर कर दिया, सेल्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट कर दे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का सेल्स हो गई, तो वो हमारी हो जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। तो इसके अंदर हम मध्य लिखेंगे भाई, इसके डेबिट साइड में आता है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बाई साइड में आता है ऑल ऑपरेटिंग इनकम। तो इधर हम लिखेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बाई ऑपरेटिंग इनकम। इससे एक बात साफ हो गई भाई, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं भाई। एक तो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, फिर आता है दूसरा ऑपरेटिंग इनकम। ये दो टॉपिक आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक कंपनी के लिए क्या क्या हो सकता है, जो प्रोडक्शन से संबंधित हो, अपने कर्मचारियों को सैलरी एंड वेजेस देगी, सैलरी एंड वेजेस हो गया, वेजेस का डेप्रिसिएशन हो गया, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हो जाएगा, हो गया, मैनेजर सैलरी हो जाएगी, हो गई। तो ये हमारे कुछ खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आती है भाई ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर रही है, वो अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट को सेल करेगी, तो वो ऑपरेटिंग इनकम मतलब व्यवसाय के संचालन से संबंधित होगा। भाई व्यवसाय तो इलेक्ट्रिसिटी का ही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेंगे तो वो ऑपरेटिंग हो गया, मतलब परिचालन से संबंधित हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे सेल ऑफ एनर्जी लाइट। इसी प्रकार सेल ऑफ एनर्जी पावर। ये हमारे कुछ इनकम और कुछ खर्चे हैं जो रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। हम ये मानेंगे कि हमारे व्यवसाय के अंदर इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, तो हमारे डेबिट साइड में बैलेंस कम पड़ेगा, तो हम इधर लिखेंगे 2, जिसका बैलेंस ट्रांसफर होता है नेट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। तो 2 इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, 2 बैलेंस ट्रांसफर टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। ये हमने माना है कि हमारी व्यवसाय के अंदर इनकम अधिक है, खर्चे कम है, इसलिए इधर 2 बैलेंस ट्रांसफर आया है। तो ये 2 में है तो नेट रेवेन्यू में बाई में चले जाएगा। अगर इधर बाई में बैलेंस कम पड़ता तो हम बाई का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं नेट रेवेन्यू के अंदर। इधर बाई में है तो वो 2 नेट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये हमारा हो गया रेवेन्यू अकाउंट। फिर बात आती है दूसरा अकाउंट, जैसा कि नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो दूसरे अकाउंट पर चलेंगे, नेट रेवेन्यू अकाउंट जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें ऑपरेटिंग आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम आते हैं, जबकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम आते हैं। तो एक कंपनी के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कंपनी के लिए। भाई कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है तो उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, वो उनके लिए खर्चा होगा। उसने शेयर इशू किया है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी एक खर्चा है।
उसने प्रोविजन टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, उसने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो वो भी एक उनके लिए खर्चे है जो उत्पादन से संबंधित नहीं है। और एक इनकम आती है इसमें ट्रांसफ़र फीस, ट्रांसफ़र से जो फीस प्राप्त हुई है वो आ जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो इसमें दो बात महत्वपूर्ण आती है भाई, फर्स्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ये दो ही हाथ है इस खाते के अंदर। तो हम अकाउंट बनाएंगे, इसी की तरह बनेगा अकाउंट। ये बना दिया हमने इसका अकाउंट, इसमें भी पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर इधर अमाउंट। ये आ गया। अगर इसका पिछले साल का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो नेट रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, तो हम लिखेंगे भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या जाएगा लास्ट ईयर बैलेंस। जैसा कि हमने माना क्या, जैसा कि हमारे अकाउंट में है भाई टू बैलेंस, इसका बैलेंस ट्रांसफर किया नेट रेवेन्यू में, तो टू में है तो नेट बाई में आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे हम बाई बैलेंस टू रेवेन्यू अकाउंट, बाई बैलेंस टू रेवेन्यू अकाउंट। इधर टू साइड में आ जाएंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाएंगे इसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया ना भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कंपनी के लिए क्या क्या हो सकते हैं भाई। उसने डिवेंचर्स इश्यू किया है तो उसको इंटरेस्ट का पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। उसने अगर शेयर इश्यू किया है तो उसको डिविडेंड का पेड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। अब बात आती है भाई प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो कंपनी कुछ समय पश्चात, जैसे कुछ समय ले लेते हैं हम करंट ईयर के बाद में पेड करती है। और इंटरिम डिविडेंड वो लेंगे भाई बोलते ही पेड कर दे, हम लेंगे भाई कंपनी अपना इंटरिम डिविडेंड पेड करती है करंट ईयर के अंदर, तो वो आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड। उसने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, टू डिविडेंड आएगा इधर, टू प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। टू से कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया रिजर्व के अंदर, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ये कुछ खर्चे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो मतलब परिचालन से संबंधित नहीं है। फिर इधर आती है बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें कंपनी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम खास तौर पे एक ही होती है या दो और एक महत्वपूर्ण लेते हैं, कुछ और भी हो सकती है। हमने लिया ट्रांसफर फीस, ये खर्चे ले लिए। उस हम देखेंगे भाई बैलेंस ब्रो डाउन इधर आगे लास्ट ईयर का, तो इधर क्लोजिंग बैलेंस पे आएगा, वो आएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। ये बैलेंस है जो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। अब ये टू बैलेंस क्रेडिट डाउन बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ये नेट रेवेन्यू के जैसे नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में टू बाई नहीं चलता, उधर एक पक्ष चलता है लायबिलिटी, एक चलता है एसेट्स। तो उसके डेबिट पक्ष में आती है लायबिलिटी और क्रेडिट पक्ष में आती है एसेट्स। तो ये डेबिट में है तो उधर भी डेबिट में आएगा, अगर ये क्रेडिट में होता तो उधर भी क्रेडिट में आता। तो आज की क्लास में हमने पढ़े दो अकाउंट, हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।